रेस्पायरेशन सिस्टम मतलब कि मानव श्वसन तंत्र। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आगे मानव श्वसन तंत्र है, ध्यान से समझिएगा। मानव का श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पायरेशन सिस्टम, ये क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि अंगों का ऐसा समूह जो श्वास की क्रिया में सहायक होता है उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंदर श्वास के लिए जो अंग महत्वपूर्ण है वही हमारा श्वसन तंत्र कहलाएगा, जैसा कि नासाद्वार और ग्रसनी, कंठ और श्वसनी, श्वासोच्छ्वास, ये सभी जितने भाग जो आपको यहाँ पर फिगर में देखने को मिल रहे हैं ये सभी हमारे श्वसन तंत्र कहलाएंगे। आगे हम इसे बहुत ही डीपली समझेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है। तो प्रश्न में आता है कि श्वसन कौन सी क्रिया है? श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है। क्यों है? ध्यान समझिए, क्योंकि सांस लेने में हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, इसीलिए ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। और बात ही ध्यान समझिएगा, श्वसन एक प्रकार का ऊर्जा तथा उष्मा का कार्य करता है। ऐसा कैसे है तो ध्यान समझिएगा। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के फलस्वरूप हमारे शरीर के अंदर सांस आता है, यानी कि ऊर्जा प्रदान होती है हमारे शरीर के अंदर। और जब हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान होती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर में उष्मा का कार्य करता है। तो उष्मा बनने के दो कारण हो सकते हैं, एक तो सांस का लेना और एक साथ साथ रक्त परिसंचरण यानी कि रक्त का प्रवाह होना। तो जब हमारे शरीर में श्वास का और रक्त परिसंचरण का दोनों का काम होता है, जिसके कारण से हमारे जो शरीर का खून है वो दौड़ा करता है। और जब हमारे शरीर का खून दौड़ा करता है तो हम सांस भी लेते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में उष्मा बनी रहती है। और ऐसा देखिए, उष्मा का कंडीशन तब खत्म होता है जब हमारी मौत होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब इंसान की मौत हो जाती है तो उसका शरीर अक्सर ठंडा पड़ जाता है। उसका कारण ये है क्योंकि जब सांस ले रहा था और रुधिर का प्रवाह हो रहा था तो उसके शरीर के अंदर उष्मा बन रही थी, उष्मा उसके शरीर के अंदर थी। लेकिन जब उसके अंदर उष्मा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो ये बातें आप समझ चुके होंगे। आगे समझने की कोशिश करते हैं अपचाई यानी कि कैटाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म क्या होता है मैं आपको बता दूं। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दो पार्ट होते हैं। कैटाबोलिज्म उसे कहते हैं ऐसा कोई भी चीज जो कि क्या होता है, टूट जाता है, भागों में विभाजित हो जाए, उसे कहते हैं कैटाबोलिज्म। और जो भागों में विभाजित नहीं होते हैं उसे बोलते हैं एनाबोलिज्म। अभी आप ये बातें समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिएगा, हमारे इंपॉर्टेंट आता है जो कहते हैं श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग। जो हम लोग का ब्रीथिंग है वो क्या होता है इसको ध्यान समझिएगा। यानी कि सांस लेने तथा सांस को बाहर निकालने की क्रिया जो होती है उसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। इस बात को बड़ी गौर से और बड़ी बारीकी से समझिएगा कि जो हम लोग की ब्रीथिंग होती है वो दो भाग में मिलती है। जैसा कि यहाँ फिगर में आप देख पा रहे होंगे, जो हम लोग की ब्रीथिंग है वह क्या है, पहला है जिसे कहते हैं निश्वसन, दूसरा होता है एक होता है निःश्वसन। तो यहाँ आप निःश्वसन और निःश्वसन देख पा रहे हैं। इंग्लिश तो आप आराम से समझ जाएंगे, लेकिन हिंदी में प्रॉब्लम होती है। देखिएगा, हिंदी में एक होता है निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन। तो यहाँ ध्यान समझिएगा। इंग्लिश इसकी है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। तो आपको पता है इंटर होना, एक्सपायरेशन माने एक्स्ट मतलब बाहर निकलना। तो ये बाहर निकलना मतलब श्वास को बाहर निकालने को कहते हैं निःश्वसन, और श्वास को अंदर लेने को कहते क्या है, निःश्वसन। तो यहाँ से बातें ये समझ में आ रही होंगी आप सभी को। थोड़ा आगे बढ़ के और बातें समझते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो अब बात आ रही है कि निःश्वसन क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग का पहला टॉपिक है निःश्वसन। तो ध्यान से समझिए, मैंने बातें लिखी हैं। सांस अंदर लेने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। इसके दौरान हम निम्नलिखित गैसें लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल में सभी गैसें हैं, और वायुमंडल में गैसों का परसेंटेज तो आप भली बात जानते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का परसेंटेज 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको मिलेगा वो 0.03 करके है, 2-3 करके है, लेकिन मैंने 3 लिख दिया। इतने परसेंटेज होते हैं। तो क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ये सभी गैसें हमारे अंदर आती हैं। ऐसा नहीं है कि गैसें नहीं आती हैं। देखो, ज़रूरत हमें जिसकी होती है हम वही यूज करते हैं। आती तो सभी है, लेकिन जिसका हमें ज़रूरत होता है हम सिर्फ वही गैसें यूज करते हैं, बाकी सभी बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए, सांस को अंदर ले लिया हम लोगों ने, बोला निःश्वसन। अभी सांस को बाहर निकालने, तो ध्यान समझिएगा। तो हम लोगों ने लिखा निःश्वसन, तो हम लोग का मिला जिसको कहते हैं एक्सपायरेशन। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे निःश्वसन कहते हैं। जितना मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में सांस बाहर छोड़ते हैं। किंतु गैसों का अनुपात
जो है बदलाव हो जाता है, बदल जाता है, निःश्वसन में निम्नलिखित गैसें निकलती हैं, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ आप देखिएगा ध्यान से, तो नाइट्रोजन आपको 78% मिल रहा है, मतलब यहाँ नाइट्रोजन जितना परसेंट था, यहाँ नाइट्रोजन जितना परसेंट था, उसके परसेंट में कोई अंतर नहीं आया। यहाँ नाइट्रोजन 78% था, यहाँ भी नाइट्रोजन 78% है, इसके परसेंटेज में कोई अंतर नहीं आया। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के परसेंटेज को आप देख रहे होंगे, यहाँ ऑक्सीजन के परसेंटेज को देख रहे हैं, तो यहाँ आपको अंतर आ गया, क्योंकि हमने सांस तो लिया था 21%, लेकिन निकल के बाहर कितना आ रहा है, 17%। इसका मतलब कि 4% जो है वो हमारे शरीर के अंदर क्या हुआ है, यूज हो गया उसका। इसीलिए बोला जाता है कि हमारे शरीर के लिए, हमारे रक्त के प्रवाह के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर, हमारे रक्त में नहीं होगा तो हमारा ब्लड पंप ही नहीं कर पाएगा, ब्लड की पंपिंग हो ही नहीं पाएगी। यहाँ देखिएगा जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया था तो 0.03% लिया था, लेकिन जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो लगभग 4, या बोलते हैं कि याद करने के लिए 4 भी रख लो, कंपटीशंस में आते हैं 4.6 भी, तो याद रखिएगा दोनों माने, इसलिए मैंने दोनों माने लिखी हैं। एक 4 भी आता है, एक 4.6 भी हो सकता है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का मान है वो 0.03% हमने अंदर लिया था और बाहर निकाला 4.6%। तो यानी कि हमने लिया तो 0.3%, यानी कि 1% नहीं लिया, और बाहर निकल गए 4%। ऐसा कैसे हो गया? तो ये क्रिया भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि हम जब जो खाना खाते हैं या जो चीजें हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा होती है, और उसी ग्लूकोज का होता है विखंडन, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वहां से भी प्राप्त होता है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्राप्त करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें प्राप्त होता है, जिसे हम लोग बाहर निकालते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का मान जो है वो बढ़ जाता है। अगर जो आपको याद करना है इस चीज को, तो आप 4 का अंतर याद कीजिएगा। आपको नाइट्रोजन में तो कुछ याद नहीं करना है, नाइट्रोजन का जो मान है वो नाइट्रोजन का मान आपको याद नहीं करना थोड़ा सा भी, क्योंकि नाइट्रोजन आपको 78% दिख रहा है, यहाँ भी 78% दिख रहा है, कोई अंतर नहीं है। ऑक्सीजन को 21% बता देना, 4% ऑक्सीजन को कम कर देना बाहर निकालते समय, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, वो तो याद करते हैं, सभी याद हो जाता है। और यहाँ जब कार्बन डाइऑक्साइड देखोगे तो 4% या 4.6% आपको यहाँ से मिल जाता है। तो ये बातें मैंने आपको समझा दी। आगे बढ़ के ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग का प्रमुख जो है श्वसन अंग क्या क्या होते हैं। तो ध्यान से समझिए, प्रमुख श्वसन अंग क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रमुख श्वसन अंग कहलाता है। तो ध्यान समझिएगा, देखो क्या होता है कि सांस तो लेते हैं, कई काम में आती है, नासा छिद्र होगा, दुनिया भर का काम, जो चीजें हैं वो सब तो आती हैं काम, लेकिन मेन रोल कौन अदा करता है, ठीक है। जैसे फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों में सबका नाम होता है, लेकिन हीरो का नाम टाइटल में देता जरूर है, क्योंकि हीरो मेन काम करता है। ऐसे सेम समझो ना, जब हम सांस ले रहे हैं तो सांस में मेन कौन सा चीज हमारे अंग जो है वो काम में आ रहे हैं, तो ये बातें हमें समझनी चाहिए। तो देखिएगा, पहला मैंने लिखा है स्तनधारी। स्तनधारी की हम मनुष्य, ठीक है। जो स्तनधारी का डिफिनेशन मैं आपको बता दूं तो यही कहते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला सके उसे स्तनधारी कहते हैं, यानी कि मनुष्य की कैटेगरी। तो यहां पर समझ सकते हो कि जो मनुष्य होते हैं वो स्तनधारी है, और वह जो सांस लेता है वो फेफड़े से लेता है, यानी लंग्स से लेता है। ये बातें आप स्पष्ट समझ गए होंगे। अब ध्यान से समझिए, किसी भी कीट की बात मैं करूं तो कोई भी जो कीट होता है वो जो अपना सांस देता है वो ट्रेकिया से लेता है, यानी कि श्वास नली से लेता है। अब ये ट्रेकिया क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, थोड़ी सी भी परेशानी मत लइए, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। तीसरा जो आपको मिल रहा है वो ध्यान से समझिएगा, तीसरा जो कि जलीय जीव। जलीय जीव यानी कि जो मछलियां हो गई, मछलियां आपको पता है गिस से साथ रहती हैं, यानी कि क्लेम से साथ नहीं। देखो गिस जो है आपका, ध्यान समझिएगा, गिस जो आपका है वो अंग्रेजी शब्द है, और जो क्लेम आपका है, जो है क्लेम आपका मिल रहा है, ये क्लेम आपकी हिंदी शब्द है, और जो गलफड़ा मिल रहा है ये उर्दू शब्द है। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको समझा दी भाई। गिस जो है अंग्रेजी शब्द, क्लेम जो है आपका वो आपको मिला हिंदी शब्द, और गलफड़ा जो आपको मिला है ये उर्दू शब्द है। तो यहां समझ सकते हैं कोई भी जलीय जीव जो है वो अपना सांस किससे लेता है, गिस से लेता है, यानी कि अपने गलफड़े से लेता है, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा मेढक को, तो मेढक के लिए मैंने 2 चीजें लिखी हैं। मेढक जब जवानी में रहता है ना, तो जवानी में रहने के कारण मतलब उसकी जो स्टेट होती है बड़े स्टेट होने पर, छोटे स्टेट की नहीं बड़े स्टेट होने पर, ठीक है। तो जब बड़ा होता है मतलब जवानी में होता है, तो अगर तो देखो 2 कैटेगरी में मैंने बांट दिया,
क्या होता है कि अगर जो मेढक भूमि के अंदर रहता है, भूमि के अंदर यानी कि पृथ्वी में अंदर रह रहा है, पृथ्वी के अंदर, तो वह जो सांस लेगा वो त्वचा से लेगा। और अगर जो वही जब भूमि पर लेगा, भूमि पर रहेगा, यानी कि टर्र टर्र जो बोलते हैं उसकी बात कर रहा हूं, तो भूमि पर रहने वाले जो लोग हैं ना वो फेफड़े से सांस लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आता है इससे क्वेश्चन, इसलिए हर साल पटक देते हैं किसी न किसी कंपटीशन में, इसलिए ध्यान में रखना इस चीज को कि जब मेढक जो होता है, जवानी में बात कर रहा हूं, मतलब उसकी अवस्था जब हो जाती है तो भूमि के अंदर रहता है, त्वचा से सांस लेता है। और जब भूमि में मतलब भूमि पर होता है यानी कि जमीन पर होता है तो फेफड़े से सांस लेता है। और अगर जो मैं पांचवे की बात करूं तो ध्यान समझिएगा, पांचवा जो हम लोग को मिल रहा है जिसको कहेंगे टेडपोल मेढक, यानी कि ननुआ, यानी कि बच्चा मेढक। बच्चा मेढक मतलब छोटा छोटा, अरे देखा होगा आपने तालाबों में, पोखरों में, ऐसे बहुत सी जगह देखा होगा कि मछलियों के आकार के होते हैं मेढक, उनके पैर भी होते हैं। बच्चा, हम तो बचपन में बहुत खेले हैं, ऐसा लगता है कि मछली है, मछली पकड़ के लाया था कि मम्मी बहुत मारी थी, ठीक है। लेकिन अगर जो मैं बात करूं टेडपोल मेढक यानी कि बच्चा जो मेढक था वो सांस कैसे लेता है, तो देखो बच्चा मेढक जो होता है वो अपना सांस लेता है गिल्स से, यानी कि मछलियों की भांति ही उसका व्यवहार रहता है। मछलियां भी अपने क्लेम से, गिल्स से या गड़फड़े से सांस लेती थी, ये भी उसी तरीके से सांस लेता है, क्योंकि बचपन में वो मछली की आकृति का होता है, धीरे धीरे बड़ा होने पर क्या होता है उसकी पूंछ कट जाते हैं, कटने के बाद आराम से घूमता है, फिरता है, टहलता घूमता है, ठीक है। तो ये बातें मैंने आपको समझा दी, आगे समझते हैं। तो अब जो हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो देखिएगा ध्यान से, क्या है वो है मानव का श्वसन मार्ग। तो ये बातें ध्यान से समझ लो, मानव का श्वसन मार्ग क्या होता है ये दिमाग में रखिए। तो जो मानव है, जब मानव जब श्वास मतलब श्वास करता है ना, तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है तो उस मार्ग को ही श्वास मार्ग कहा जाता है। ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिफिनीशन आपको एकदम सटीक दिया मैंने, और इस डिफिनीशन को नोट भी कर लीजिए, और इसका पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगी है, आप अपना सपोर्ट जरूर बनाए रहिएगा। तो ध्यान से समझिए, यहाँ मैं बता रहा हूँ, तो ये जो आपको मिल रहा है मतलब मानव का श्वसन मार्ग वही होगा जो मानव के श्वसन करने के लिए जो मार्ग अनुसरण कराएगा, जो मार्ग रास्ता हमें दिखाएगा, वही होता है मानव श्वसन मार्ग। तो ये बातें तो स्पष्ट होंगी भाई, रास्ता तो हमें पता चलता है इस रास्ते से हमें जाना है, मेन रास्ता जो है, ठीक है, वही होगा। अब देखिएगा श्वसन मार्ग निम्नलिखित होते हैं। पहला जो है उसको ध्यान समझिएगा, पहला मार्ग जो आपको मिल रहा है वो है नासा छिद्र। नासा छिद्र क्या है ये भी बात समझ लो, मैं आपको डायरेक्टली समझा दूंगा, लेकिन पहले इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ हल्के फुल्के में, ठीक है। बाद में इसको मैंने लिखा भी है और अच्छे से समझाया भी है। तो पहले देखो नासा छिद्र, नासा छिद्र जो कि आपको मिल रहा होगा, ये जो आपको छेद मिल रहा है 2 ठू, ये है नासा छिद्र। तो नासा छिद्र तो क्या होता है, इसमें जो होते हैं छोटे छोटे बाल होता है, ठीक है। अब क्या होता है जब हम सांस लेते हैं, जल्दी से सांस जैसे ही लेते हैं, तेजी के साथ सांस लिया हम लोगों ने, सांस लेने में क्या होता है हमारे शरीर के अंदर धूल के कण भी आ जाते हैं। तो हमारे आ रहे हैं ना, हमारे नाक से क्या होता है अंदर की तरफ जाते हैं, और नाक का बाल जो होता है मतलब नासा छिद्र जो होती है उसमें होते हैं बाल, वो कहीं ना कहीं धूल के कण को बचा लेते हैं। तो इनका काम समझ में आ गया। अब क्या होता है, एक होता है नासा कपाट। देखो आपने अगर जो खेला वाला भी होगा बचपन में, तो क्या होता है बच्चे कभी कभी शैतान होते हैं और बड़ी तेजी के साथ उठा के हाथ मार देते हैं नाक पे, तो बहुत दर्द करता है। पता वो जो दर्द करने वाला ऊपर वाला भाग है, यानी कि ये भाग मास्ते का देख पा रहे हैं आप, ये भाग जो है इसे कहता है नासा कपाट। तो देखिएगा ये वाला भाग हो गया नासा छिद्र, जहां से वह ये हो गया पीछे वाला भाग एकदम से पूरा सा यही लगता है चोट, तो उसे कहता है नासा कपाट। अब क्या होता है नासा कपाट को ध्यान समझिएगा, नासा कपाट का क्या होता है, ये एक हड्डी की नुमा होती है, हड्डी के समान संरचना होती है। और ध्यान समझिए इसमें क्या होता है कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसको म्यूकस कहा जाता है। तो ये बातें मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ क्योंकि इससे मैंने बाद में पूरी लिख करके अच्छे समझाइए। म्यूकस करते हैं, अब क्या करता है म्यूकस जब होता है उस क्या करता है कि वो तेली पदार्थ, कुछ चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है म्यूकस में, ठीक है। जो म्यूकस होता है जो बचे हुए धूल के कण को अपने आप समावेशित कर लेता है, और महीना ब महीना या जो भी जैसा 15 से 20 दिन में वो जमा हुआ भाग धीरे नकटी के रूप में बाहर निकलता है। तो ये बातें मैंने आपको बता दी। तीसरा जो है आपको देखिएगा वो क्या है, इसको ध्यान समझिएगा। तीसरा जो हम लोग को मिल रहा है वह है फायरिंग्स। फायरिंग्स क्या होता है इसको ध्यान समझिए, फायरिंग्स यानी कि ग्रसनी। ग्रसनी क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा पूरी बातें। तीसरा जो हम लोग का है वो ग्रसनी है। तो ग्रसनी क्या होता है देखना ध्यान से, ग्रसनी एक प्रकार का ऐसा जगह है जहां भोजन और हवा दोनों का क्या होता है, मिलाप होता है, मिलन होता है। तो भोजन का और हवा का मिलन यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ हो रहा है, तो वो हम लोग का ग्रसनी होता है। उसके बाद होता है जिसको बोला जाता है लैरिक्स बोलते हैं, यानी कि स्वर यंत्र बोलते हैं। फिर वो मैं लैरिक्स
सुना होगा, ये बात वही से आ रही है। लेरिक्स होती है, स्वरयंत्र होता है। और मैं अभी देखो जल्दी से बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे मैंने लिख करके समझाया भी है, ठीक है। तो वो हो जाता है लेरिक्स। पांचवा जो हम लोग का है उसे कहते हैं ट्रेकिया यानी कि श्वसनली। अभी मैंने आपको कीट के बारे में बताया, तुरंत बताया, तो कीट यहीं से सांस लेता है। जो आप लोगों को श्वसनली मिल रही है ना, श्वसनली से डायरेक्ट सांस लेता है कीट, ठीक है। ऐसे ही देखिएगा। उसके बाद आता है जिसके ब्रोंकियो कहते हैं, मान की श्वसननी, श्वसनिका। तो याद देखिएगा श्वसनिका क्या होता है, ये भी बातें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है ब्रोंकियोस, मतलब जो होती है हम लोग की श्वसनिकाएं, ये बताएंगे हम आपको। 7 हो गए। 8वां देखिएगा। 8वां जो हम लोग का होता है जिसको एल्वुलाई कहते हैं, मतलब वायु कोष्ठ कहते हैं, जो कि आप फिगर में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये एल्वुलाई पूरा का पूरा होता है। और 9वां जो आप लोगों को मिल रहा है जिसको ब्लड कहते हैं, मतलब ब्लड में होता है। फिर 10वां जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है सलकोशिका। ये पूरी की पूरी बातें आपको मैं समझा दूँ जल्दी से। क्या होता है, सांस हमारे नासा छिद्र से नासा कपाट में, नासा कपाट से ग्रसनी में, ग्रसनी से स्वरयंत्र में, स्वरयंत्र से श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिका में, श्वसनिका से श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं से वायु कोष्ठ में, और वायु कोष्ठ के अंदर यानी कि एल्वुलाई के अंदर ही हमारा रक्त आया हुआ रहता है। और वो वेट करता है कि मुझे ऑक्सीजन मिले। तो ऑक्सीजन तो हम लेकर के आ रहे हैं, वो ऑक्सीजन को वहाँ छोड़ देता है। और ऑक्सीजन जैसे ही वो पाता है वो तुरंत, क्योंकि ऑक्सीजन रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन तुरंत ऑक्सीजन को ले लेगा, जिसके कारण आपको हीमोग्लोबिन जैसे तुरंत रक्त को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, जिसके बाद में निःश्वासन की क्रिया हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो मतलब ऑक्सीजन उसके अंदर चला आएगा। और ऑक्सीजन आने के बाद वो सीधे सीधे हमारे सेल्स में, हमारे जितने भी सेल्स है बॉडी की पूरे भाग में, वो ऑक्सीजन की सप्लाई कर देती है। इस बातों को हम एक एक स्टेप से लिख करके आगे समझते हैं। तो पहला देख लीजिए। पहले मैं आपको ये बातें, मैंने डायफ्राम के बारे में डिस्कस कर दी थोड़ी सी चीज़, क्योंकि यहाँ मैंने डायफ्राम के बारे में डिस्कस नहीं की थी। मैं आपको डायफ्राम समझाता हूँ, फिर आपको मैं देखो पूरा का पूरा बात बताऊंगा। जैसे मैंने नासा छिद्र लिखा, ये सब चीज़ें तो पूरी की पूरी बातें हैं, कहीं अलग से नहीं है। तो देखो डायफ्राम के बारे में पहले मैं आपको बता दूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है डायफ्राम, इसको ध्यान से समझिएगा तभी आप इस बात को समझ पाओगे, ठीक है। तो ध्यान समझना, यह जो होता है वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर भाग होता है। तो देखिएगा वक्ष गुहा उदर गुहा की क्या बात हो रही है, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला भाग, ठीक है। ये वाला भाग जो आपको इतना सा दिख रहा है, ठीक है, ये देखिएगा ध्यान से, ये मैं फिर से बना दे रहा हूँ। यहाँ देखिएगा ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है, यही आपका क्या जाता है डायफ्राम, ठीक है। तो डायफ्राम ये चीज़ें हैं। ये क्या देखो पाओ, मैंने क्या लिखा है इसको ध्यान समझिएगा। यह वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। यह संयोजी ऊतक है। ये ऊतकों का कई प्रकृति आप पढ़ लीजिएगा, या आप बताएंगे कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा कितने प्रकार के ऊतक क्या क्या होते हैं, सब समझ जाओगे, ठीक है। तो ये देखिएगा, निःश्वसन में यह 75% योगदान करता है। देखो निःश्वसन कहने का मतलब क्या होता है, देखो हमने एक बार सांस ले लिया तो सांस लेने में तो मेहनत नहीं है, लेकिन सांस छोड़ने में मेहनत होती है। अब क्या होता है, डायफ्राम काम क्या करता है, जब हमने सांस ले लिया अंदर आ गया तो डायफ्राम तुरंत उल्ट गया, ठीक है। अब देखो जैसे ही सांस लिया हमने, डायफ्राम तो उल्टा हो गया, ये डायफ्राम उल्ट हो गया। अब डायफ्राम उल्ट गया तो क्या हो गया, सांस लेकर के हम अटक गए थोड़ी ना, अब सांस को बाहर भी तो छोड़ेंगे। तो जितना तेजी के साथ ही हमको दबाएगा उतनी तेजी के साथ हम सांस को छोड़ देते हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए ये डायफ्राम ना हो, बातें समझो ध्यान से, अगर ये डायफ्राम ना होता, नहीं होता, तो हम भी सांस ले पाते, कोई दिक्कत भी नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान समझिए, ये फेफड़ा इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि फेफड़ा जो आपको मिल रहा है इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि पूरा सांस अपने आप में क्लियर कर ले, कोई दिक्कत ना हो, ऐसा नहीं होता। ये जो फेफड़ा है ना, इसको एक सहायक माध्यम चाहिए। मान लीजिए हमने सांस ले लिया, अब सांस किसी भी माध्यम से अंदर आ गया, अब अंदर आ गया, फेफड़े में काम हो गया, लेकिन उसको बाहर निकालना चाहिए तो एक माध्यम चाहिए। क्योंकि अगर जो हम फेफड़ा डायरेक्ट ये काम कर लेता तो डायफ्राम की आवश्यकता नहीं पड़ती। डायफ्राम श्वास की क्रिया को कराने का सबसे अचूक है, बहुत बेहतर चीज़ है। अब क्या होता है कि अभी कभी कभी आपने देखा होगा रोडों पर क्या होता है, एक्सीडेंट होता है और उसे बंदे को ना तो हाथ में चोट लगी, ना तो सिर में चोट लगा, ना कहीं चोट लगा, बंदा मर गया। अब बातें कैसे होगी, मरा कैसे, उसका मेन कारण क्या है ना, कि जब उसके पेट के बगल में जैसे गाड़ी कोई आई उसके बाद पेट पे चढ़ा दिया उसके, तो पेट पे चढ़ा दिया, उसका मौत हो गया। उसका कारण क्या, उसकी डायफ्राम टूट गए। डायफ्राम टूट गए मतलब फेफड़ा काम नहीं कर पाया, फेफड़ा पूरा काम नहीं, क्योंकि डायफ्राम ही उसके काम को कराने वाला माध्यम है, तो फेफड़ा काम नहीं कर पाया। अब फेफड़ा काम नहीं कर पाया तो धीरे धीरे उसकी मौत हो गई। तो डायफ्राम एक ऐसा चीज़ है, जैसा मैंने आपको डिस्कस भी किया, ध्यान समझिएगा, मैंने यहाँ देखो लिखा भी है, डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की मौत जो है, मृत्यु जो है वो निश्चित है 101% कि डायफ्राम टूट गया है तो इंसान की मौत हो जाएगी, ये फिक्स है।
ये बातें हो गई। अब बात आती है कि तो या गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि गर्भवती महिलाओं की ये जो डायफ्राम होंगे उसके जस्ट बगल में तो बेबी आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा, तो कैसे सांस लेंगी वो लोग, तो कन्फ्यूजन आ गया। अब तो उन लोगों का सांस कैसे होगा, तो ध्यान से देखिएगा इस बात को, ठीक है। होता क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें निःश्वासन की क्रिया जो होती है वो डायफ्राम नहीं करती है। तो करता क्या है, देखो डायफ्राम नहीं करता है, इसका कारण ये है कि जब उनसे डायफ्राम की जगह पर ही डायफ्राम दब जाता है और उसकी जगह पर बच्चे का निर्माण हो जाता है, तो बच्चा आ जाता है, तो क्या होता है डायफ्राम की जगह पर उसके काम जो होते हैं बगल में पसलियां करती हैं, ठीक है, यानी कि बत्ता करता है, उसे बत्ता कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा बात, तो वो बत्ता कहते हैं, उसे बत्ता कहा जाता है, ठीक है। पसलियां करती हैं। अब वो पसलियां काम क्या करती हैं कि पसलियां देखो सिकुड़ेंगी फैलेंगी, सिकुड़ेंगी फैलेंगी, और वही पसलियां जैसे यहाँ पर ये डायफ्राम उठता गिरता, जब उठ जाता था तो हमने सांस ले लिया, गिरा दिया, फिर दबा के दे दिया, प्रेशर बाहर निकल गया, सांस को अंदर लिया उठा दिया, सांस को बाहर निकाल दिया, आराम से उठ गया। मतलब डायफ्राम का ऊपर उठना और नीचे गिरना, ऊपर उठना नीचे गिरना, ऊपर उठना नीचे गिरना, ये दोनों लगा रहता था। जब ऊपर उठा निःश्वासन, गिर गया निःश्वासन, उठा निःश्वासन, गिरा निःश्वासन, तो दोनों में अंतर है। देखो मैं निःश्वासन और निःश्वासन बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा इस बात को, ठीक है। तो ये क्रिया हो जाती है। तो पुरुषों में तो ये चीजें हो रही हैं, स्त्रियों में जब उनके पेट में बेबी जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, तो उसका मेन कारण है कि वो जो डायफ्राम है वो दब जाता है, जिसका काम करती हैं पसलियाँ। पसलियाँ क्या करती हैं, सिकुड़ती और बैठती रहती हैं, जिसके कारण से उनके सांस की क्रिया हो पाती है। ऐसा देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान पेन होता है तेजी के साथ, तो उस बीच में क्या होता है बच्चे का भी मौत हो गया और जो माँ है उसका भी मौत हो गया। उसका कारण सेम है कि डायफ्राम कहीं ना कहीं डेड हो गया, दर्द हो गया, टूट गया कहीं ना कहीं। मैंने सिंपल सा भी बताया कि डायफ्राम का टूटना तो दोनों का काल, अब भाई माँ सांस लेगी तभी बच्चा सांस लेगा, माँ सांस नहीं लेगी तो बच्चा भी सांस नहीं लेगा। तो सिंपल सा मेरे कहने का मतलब था कि दोनों का सांस लेना जरूरी था। अब दोनों सांस नहीं लेंगे तो दोनों की मौत हो जाएगी। तो ये बातें वहां से समझ में आती थी। आगे बढ़कर हम समझते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था नासा छिद्र। तो नासा छिद्र क्या होता है ये ध्यान समझिएगा। नाक का यह अगला भाग होता है, इसी भाग से हम वायु को अंदर लेते हैं। इसमें बाल बने होते हैं, ठीक है, जो धूल के कण को रोकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जैसे इनको देख रहे हैं आप, ठीक है, ये महाशय को देख पा रहे हैं, इनके नाक है, इनके अंदर बाल होते हैं, ठीक है। ये बातें स्पष्ट हो गई। आगे देखिएगा, ठीक है, आगे क्या होती है ये भी बात आप ध्यान से समझिए, ठीक, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर हाँ ठीक है। अब देखिएगा नासा कपाट के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया था, यह नाक का पिछला भाग होता है। पिछला भाग जैसे यहाँ पकड़ी हुई है, इनको देख सकते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से पकड़ी हुई है नाक को, इनके बारे में, ठीक है, ये देखिए बड़ी अच्छी तरीके पकड़ी हुई है, ठीक है। यह नाक का पिछला भाग होता है। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया था। नासिका कपाट के पास जो होता है अपेक्टर लैब पाया जाता है, जो हमें सुगंध का एहसास भी कराता है। तो ध्यान समझिएगा, इसमें क्या होता है, इसी में ही, इसी के अंदर जहां देख पा रहे हैं, इसी में ही हमें सुगंध का भी एहसास होता है। तो ये नासा कपाट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया श्वसन के लिए। आप ये बातें स्पष्ट समझ गए। अब बात आ गई, कई क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नासा कपाट का क्या योग है, इनमें से कौन कौन सी चीजें निकलती हैं, म्यूकस क्या है, ऐसे पूछ लेगा, तो आपको पता हो गया, समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिएगा जो आप लोगों को मिल रहा है, तो ग्रसनी क्या होता है ये देखिएगा। यह नासिका कपाट के नीचे तथा मुख्य गुहा के पीछे पाया जाता है, और इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। जिसको यहाँ पर आपको मिल रहा है, जिसको प्रेंक्योस कहते हैं, यहाँ पर आपको मिल रहा है ये चीज़, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से भोजन भी यहीं आ रहा है और नाक से सांस भी यहीं आ रहा है। इस चीज़ को मैं दूसरे कलर से करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से ये भी आ रहा है, यहाँ से ये भी आ रहा है, मतलब मिल कहाँ रहे हैं, इसी से मिल रहे हैं। जो आपको प्रेंक्योज मिल रहा है वहीं जाकर के आपस में ये मिल रहे हैं, ठीक है। याद है, मतलब सॉरी, फायरिंग्स जो आपको मिल रहा है, प्रेंक्योज मैंने मिस्टेक से बोल दिया था। जो हम लोग का फायरिंग्स होता है, फायरिंग्स में आकर के दोनों आपस में मिलते हैं। अब जो हम लोग का फायरिंग्स है उसको ध्यान समझिएगा। तो मैंने वही बताया कि ये भोजन और दोनों का मिलाप ही होता है। अब यहाँ को रीमेक करने वाली कुछ बातें हैं, जैसे कि ग्रसनी जो होती है, जिसको हम लोग फायरिंग्स बोला है, ये निगल द्वारा मतलब ग्लेट द्वारा के मध्य में ग्रसनी से जुड़ा होता है। अब क्या होता है कि ग्रसनी से जुड़ा था। अब देखो, जैसे हम भोजन किए, यहाँ पर आ गया भोजन, हम लोग का सांस भी आ रहा है, तो दोनों के दरमियान दोनों का टक्कर होता है। अब दोनों में कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, ये चीज़ें हैं। या हिचकी कैसे आती है, इसके बारे में पूरा बता रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाओगे। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट और लिखा, उसको भी डिस्कस कर दूँ। स्वर तंत्र के द्वारा श्वसनली से जुड़ी होती है। मतलब जो हम लोग की ग्रसनी है, ध्यान समझिएगा, जो आपको ग्रसनी मिल रहा है, मतलब आपको मिल रहा है जो फायरिंग्स मिल रहा है, फायरिंग्स जो मिल रहा है वो आपको जो मिल रहा है, ठीक है, वो ट्रैकिया द्वारा, ट्रैकिया यहाँ पर देख रहे हैं, ये ट्रैकिया आपको मिले, ये ट्रैकिया है आपका, और ये हम लोग का क्या पेरिंग्स, ये दोनों आपस में आकर के क्या
होते हैं, जुड़े होते हैं। ये बातें मैंने यहाँ लिखी हैं। आगे समझते हैं तंत्र यानी कि लैरिक्स। देखिएगा लैरिक्स क्या होता है, इसको बात ध्यान समझिए। ये ग्रसनी के नीचे पाया जाता है, यह आवाज निकालने में सहायक है, अतः इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। पंछियों में वॉइस बॉक्स के का काम जो होता है साइनिक्स करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जो लैरिक्स है, लैरिक्स पर एक कपास पाया जाता है जिसे एपिग्लेटिक्स कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लेटिक्स जो होता है हमारा वो क्या होता है, बंद हो जाता है और भोजन जो है श्वसनली में ना जा करके ग्रसनी में जाता है। जब कभी एपिग्लेटिक्स खुल रहा होता है तो हमें हिचकी आने लगती है। तो यहाँ हिचकी का कारण क्या होता है, एपिग्लेटिक्स में। अभी ये बातें क्या मैं आपको समझा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और ये हो गया जाने लगती है। एपिग्लेटिक्स का जो नियंत्रण होता है ये मेडुला द्वारा होता है, जो कि हमारे मस्तिष्क से कांटेक्ट में होता है, मतलब मस्तिष्क से कांटेक्ट में होता है। अब देखिए बात क्या है, मैं आपको बता दूं। अब मान लो हम खाना खा रहे हैं तो किसी के ख्यालों में खो जाते हैं या किसी को सोचने लगते हैं या कहीं बात करने लगते हैं। अब खाना खाते समय हमें एक ही काम करना चाहिए, खाना खाना चाहिए और बताना चाहिए कि यार दिमाग को कि भाई हम खाना खा रहे हैं तो उसको इधर भेजो, उसको उधर भेजो। लेकिन हम करते क्या, दोनों काम ही करते हैं। खाते समय बात भी करते हैं या किसी को याद भी करते हैं, तो हमारा ध्यान खाने पर नहीं होकर के हमारा उस चीज़ पर ध्यान आता है। तो हम जब ध्यान उस जगह पर लगाए, मतलब अपने दिमाग को हमने दिया नहीं सिग्नल कि भाई हम खाना खा रहे हैं, तुमको यहाँ ले जाना है, ठीक है, आपको यहाँ ले जाना, यहाँ लेकर जाना, ठीक है। अब क्या होता है, एपिग्लेटिक्स जो आप लोगों को मिल रहा है, एपिग्लेटिक्स यहीं पर होता है, ठीक है। अब क्या होता है, एपिग्लेटिक्स जो आपको मिल रहा है, एपिग्लेटिक्स काम क्या कराता है, जो हम लोग का खाना, क्योंकि आपको पता है जो हम लोग का मिल रहा है, आप लोगों को मिल रहा है फायरिंग्स मिल रहा है। फ्रेंड्स एक जो होता है कपास पाया जाता है जिसे एपिग्लेटिक्स कहते हैं। मतलब ये समझो एक वाल होता है, यहाँ पर या वाल होता है, यूँ समझो एपिग्लेटिक्स एक प्रकार का आपका पुलिस है, ठीक है, चौराहे का पुलिस या चौकीदार बोल दो। चौकीदार जहाँ चाहेगा वहाँ आपको भेजेगा, जहाँ नहीं चाहेगा वहाँ नहीं भेजेगा। मतलब आपका नो सिग्नल का बोर्ड लगा देगा और कहेगा इधर नहीं जाना, तुम्हें इधर जाना है। तो ऐसा सेम काम करता है, ये भी चौकीदार की तरह ही काम करता है। जो आपका फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बगल में एपिग्लेटिक्स होता है। तो एपिग्लेटिक्स काम क्या करता है, अब हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन के समय में क्या होता है, हमारा भोजन जो है वो जाना चाहिए किसमें, ग्रसनी में जाना चाहिए, और वहां से जाने के बाद हमारे सीधे सीधे भाग में जो है माशे में जाना चाहिए भोजन। लेकिन अब क्या करते हैं हम लोग, वहां से ना लेकर के यहाँ हमारा ग्रसनी में आ जाता है। अब इस वाले पार्ट में आ गया हमारा, जब भी पार्ट हमारा जो एपिग्लेटिक्स है ये हमारा क्या है, वॉइस बॉक्स में आ गया। तो वॉइस बॉक्स में हमारा भोजन आ जाता है। वॉइस बॉक्स में जैसे हमारा भोजन आएगा, मतलब सांस ले रहे हैं वहां से हमारा सांस का काम हो रहा है, ठीक है। जब श्वास नली में हमारा भोजन आता है तो उस समय हमारा फेफड़ा कहता है कि इधर मत आओ, इधर जगह नहीं, तो तेजी के साथ हमें धकेलता है। उतनी तेजी के साथ ढकेलेगा, और जितनी तेजी के साथ ढकेलेगा उतनी तेजी के साथ हमें हिचकी आता है। तो तेजी के साथ जब ढकेलता है तो हिचकी आने का काम वहीं से शुरू होता है। मतलब सिंपल सा मैं बताऊं जल्दी शब्दों में, तो ये बातें हैं जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के दरमियान में हमारा जो होता है एपिग्लेटिक्स जो आपको मिल रहा है, एपिग्लेटिक्स वो ये है कि हमें बताता है कि हमारा वही चीज है कि हमारा भोजन जो है हमारा वो आमाशय में जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए उस पार्ट में, और जो हमारा जो हम लोग का सांस है वो हमारे फेफड़े में जाना चाहिए। अब दोनों क्रियाएं ना हो पाने के बाद जब ये भोजन जो है हमारे श्वास नली में चला जाता है तो जो फेफड़ा होता है वो तेजी के साथ ढकेलता है, उसे दम लगा के ढकेलेगा तेजी के साथ, और जितनी तेजी से ढकेलता है उतनी तेजी के साथ हमें हिचकी आती है। तो कहते हैं हम याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, यादवर नहीं होता, ये यही चीज होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग को जो मिल रहा है वो लंग्स मिल रहा है, यानी कि फेफड़ा मिल रहा है। तो ध्यान समझिएगा ये क्या है, तो यह मानव की वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है, ध्यान से समझिएगा। फेफड़ा जो होता है ल्यूरस मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। ल्यूरस मेम्ब्रेन ये जो पार्ट आपको मिला ये आपको मिलेगा, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा ये भी। ढका होता है फेफड़े और फुफ्फुस, या जो आपको पल्मोनरी भी कहते हैं, मतलब जो फेफड़ा है उसको हम फुफ्फुस भी कहते हैं और पेल्मोनेरेंस भी कहते हैं, ठीक है। फेफड़े रक्त में ऑक्सीजन मिला देते हैं जिससे रक्त का शुद्धिकरण कर देते हैं, और अर्थात रक्त जो है फेफड़े में पहुंच जाता है। ये बातें मैंने लिख दी है फेफड़े में। अब बात आ रही है जो हम लोग का श्वसनी है वो काम क्या करता है। तो ध्यान यहाँ क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊं, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा क्या इसके द्वारा जो है वायु जो है फेफड़े के अंदर आ जाता है। ट्रेकिया के बाहर कार्टिलेज की सुरक्षा परत होती है, ठीक है। ट्रेकिया जो होती है हम लोगों की, उसके बाहर जो है कार्टिलेज की सुरक्षा परत होती है जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। ट्रेकिया आगे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। आगे जाकर ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाती है जिसके ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये बातें क्या मैंने दिखी ये ध्यान समझिएगा। तो ये बातें यहाँ से श्वास इस वाले में बात में आएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा इसे कहते हैं ट्रेकिया। तो ट्रेकिया जैसे मैंने आपको बताया तो तुरंत ट्रेकिया क्या होता है, ट्रेकिया जो होता है ये हाइलिन जो आपको मिल रहा है ये ना, ये वाला पार्ट,
ये वास्तविकता में हड्डी का बना हुआ भाग होता है, हड्डी का। अब देखो यहाँ ये हड्डी का भाग होता है, ये तो नरम हड्डी होती है एकदम सी। अब क्या होता है, जो हाइलिन आपको मिल रहा है, हाइलिन अगर जो नहीं होता, हाइलिन कार्टिलेज नहीं होता, तो हम जो सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने के दरमियान ये जो चमड़ा आपको मिल रहा है ना, ये सिकुड़ जाता है और हम मर जाते, मतलब सांस नहीं ले पाते। तो यहाँ क्या होता है, ये जो सांस लेने के लिए जो आपको मिल रहा है, जिसको हाइबिन कहते हैं, हाइलिन, तो हाइलिन एक प्रकार का जो होता है वो छल्लानुमा आकृति सी तरह से आकृत होती है। जो हाइलिन कार्टिलेज इसकी सी तरह की आकृत होती है, जिसको इसे दबा दबा के पकड़े रहता है, और ये फुला बनाए रहे, जिससे हम सांस ले रहे हैं तो आसानी के साथ सांस हमारे शरीर के अंदर जा सके। ठीक है, तो ये बातें वहाँ से होती हैं। अब यहाँ से समझिएगा, जो हम हाइलिन से यहाँ सांस आ गया, यहाँ के बाद दो भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जब भागों में बढ़ती है उसे कहते हैं ब्रोंकाई। क्या नाम देते हैं, ब्रोंकाई। मैंने लिखा है ना, जो आपको ट्रेकिया आगे जाकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है, तो ये फिगर बनाने में मेहनत लगा है। ट्रेकिया आगे जाकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये आपको इधर भी एक ब्रोंकाई, इधर भी एक ब्रोंकाई मिल गया। अब आगे देखो, आगे जाकर ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाती है। आगे जा करके ब्रोंकाई जो होती है, देखो कई शाखाओं में टूट गई, इधर भी दुनिया भर की शाखाओं में टूट जाती है। इसे बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाइस। अब ब्रोंकाइस के साथ साथ यहाँ मिल रहा है आपको एल्वुलाई। तो एल्वुलाई क्या होता है आगे समझते हैं। तो एल्वुलाई समझो, एल्वुलाई जो होता है उसे वायु कोष्ठक कहते हैं या वायु कोष्ठ कहते हैं। ठीक है, या कूपिका कहा जाता है, ये भी मान है। तो आप देखिएगा, जो ब्रोंकायो थे, ब्रोंकायो के सिरे पर जो है, मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ, ब्रोंकायो के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है, जिसे एल्वुले कहते हैं। एल्वुलाई गैसों के विनिमय का कार्य करता है। जब एल्वुलाई जमा हो जाता है तो हमें बीमारी को निमोनिया कहा जाता है। तो देखो, एल्वुलाई का जमा हो जाना मतलब एल्वुलाई आपस में अगर सिकुड़ के मिल जाते हैं तो उस बीमारी को कहते हैं निमोनिया। ये बात याद रखने वाली है। अब बात आ गई ना बढ़िया सी क्वेश्चन कि भाई निमोनिया के बारे में, तो समझ लेना इसको। अब जो टीबी नामक बीमारी जो होती है, ध्यान समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है। टीबी नामक बीमारी में एल्वुलाई जो आपको मिल रहा है, एल्वुलाई यानी कि कोपिका यानी कि वायु कोष्ठ में छेद हो जाता है। जब एल्वुलाई पर बलगम जम जाता है तो उसे दया रोग कहते हैं। ध्यान समझिएगा, जब देखो अभी टीबी के दरमियान एल्वुलाई में छेद होगा और एल्वुलाई में जब बलगम जमा हो जाएगा तो उसे कहेंगे दया रोग। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एल्वुलाई की बात करें, एल्वुलाई एचबी में ऑक्सीजन जो होता है में ऑक्सीजन छोड़ देता है। एचबी यहाँ पर मैंने यहाँ स्मॉल भी रहेगा, एच स्मॉल बी, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो क्या होता है एल्वुलाई में, क्या एल्वुलाई में ही आते हैं जो हम लोग के रक्त आते हैं और उसी रक्त में ऑक्सीजन को छोड़ देता है। कौन छोड़ता है वह, तो यहाँ समझ सकते हैं जो हम लोग का वायु कोष्ठ है उसमें ये ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ठीक है, देखिए जिसमें एचबी जो आपको मिला, एचबी का मतलब यानी कि हीमोग्लोबिन रूपांतरित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब HbO2 में। ध्यान समझिएगा, HbO2 में मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सांस यहाँ आई और यहाँ कई से गुच्छे होते हैं, इसी गुच्छे में रक्त प्रवाह होती रहती है, रक्त रहती है और रक्त में क्या ऑक्सीजन छोड़ दिया, रक्त में होते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर चले जाएंगे। जैसा मैंने यहाँ लिखा HbO2 मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्साइड, जो ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंच जाता है, ऑक्सीजन दे देता है, मतलब हमारे सेल्स में, पूरे शरीर के सेल्स में पहुंच जाता है और हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन दे देता है और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। ध्यान समझिए, अब ये ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के अंदर आ रहा है, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज बना होता है, अब वो ग्लूकोज को तोड़ देगा, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब क्या कहता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो एचबी जो है मतलब हीमोग्लोबिन है, जब गया ऑक्सीजन को लेकर के गया वहां छोड़ दिया, अब क्या हुआ, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लिया, तो एचबी जो है CO2 को बांध लेता है, अपने साथ ले लेता है कि बाबू तुम यहाँ चला जा, मैं तेरे साथ चलता हूँ। ठीक है, वो ले लेता है, जिसके कारण जो होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन समझ रहे हो, मतलब CO2 ग्रुप आ जाता है कार्बन हीमोग्लोबिन में, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे श्वसन कहते हैं। यहाँ विवर्तन में गलत हो गया, ठीक है, जिसे श्वसन कहते हैं। तो ये क्रिया आपकी श्वसन कहलाएगी। तो बातें स्पष्ट समझ गए। अभी मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने आपको क्या बताया, ध्यान समझो, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमने नासा द्वारा सांस लिया, सांस हमारा नासा कपाट में आया, नासा द्वार में बालें होती हैं, बालें होगी, बालें हमारे धूल के कण को बचा लेंगी और धूल का कण जो बचा हुआ रहेगा उसे नासा कपाट में बजा लेगा। नासा कपाट से हम स्वाद ले लेते हैं, सूंघ लेते हैं कि यहाँ कैसा है। फिर उसके बाद हमारा जो सांस है वो ग्रसनी में आता है। ग्रसनी में भी कई काम होते हैं, आपको पता है, ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। ग्रसनी में आता है, ग्रसनी मैंने बताया जैसे कि आपको ग्रसनी में भोजन और ये हवा का दोनों का वो होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा लैरिक्स में आता है, यानी कि स्वरयंत्र में आता है, और फिर हमारा सांस जो है श्वसनी में आता है, श्वसनी से श्वसनिका में, श्वसनिका से श्वसनिकाएं में, श्वसनिकाओं से हमारा वायु कोष्ठ में, वायु कोष्ठ रक्त में, रक्त में कोशिकाओं में मिल जाता है, जैसा आप यहाँ पर देखते चले आए। ठीक है,
तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। आगे हम लोग समझते हैं जो हम लोग का होता है, जिसे कहते हैं जो वॉल्यूम होता है, इसको क्या समझिएगा, टाइल वॉल्यूम जो होता है हम लोग का, ठीक है। ये क्या होता है ध्यान समझिएगा, इसको मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, जो आपका टाइल्ड वॉल्यूम है उसको ध्यान समझिएगा। तो हम समझते हैं ध्यान से टाइल्ड वॉल्यूम क्या होता है। एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं या जितनी सांस छोड़ते हैं उसे हम टाइल्ड या टीवी कहते हैं। टीवी मतलब टाइल्ड वॉल्यूम, यहाँ पर टीवी मतलब वो रोग वाला टीवी नहीं है, यहाँ पर टाइल्ड वॉल्यूम है, ठीक है। तो टाइल्ड वॉल्यूम उसे कहते हैं, ठीक है। एक बार में हम टाइल्ड वॉल्यूम जो है वो 500 ml छोड़ सकते हैं। मतलब समझो 1 मिनट में जो टीवी की वैल्यू हो जाएगी वो समझिएगा 8000 हो जाएगा ml पर। समझ सकते हो 8000 ml जो लिखा गया है, मतलब 8 ml बोल सकते हो, 8 लीटर बोल सकते हो, 81 लीटर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई, या सॉरी 8 लीटर बोल सकते हो, यहाँ पर 8 लीटर बोल सकते हो। तो देखो ध्यान से मैं आपको बता दूं, अब हमने देखो सांस लिया तेजी के साथ, अब सांस ले करके तेजी के साथ अंदर भर लिया। अब सांस को हमने भरा अंदर, सांस जितनी मात्रा में लेते हैं सांस फिर छोड़ते भी हैं, तो सांस लेने का क्रिया जो हो गया वो हो गया 500, वॉल्यूम जो हो गई 500 ml हो गया। अब 1 मिनट में हम लोग लगभग सामान्यतः जो मनुष्य है लगभग में 16 बार या 17 बार या 18 बार सांस लेता है। मान लिया मैंने 16 बार लिया हो, 16 बार से मैंने गुणा कर दिया, हमारा आ गया कितना, हमारा आ गया 8000। तो 8000 ml में आया, लीटर में बदल दिया 8 लीटर हो गया। मतलब यूं समझ लो कि जो हम लोग का टाइल वॉल्यूम होगा वो लगभग में कितना होगा, मतलब टीबी जो होगा वो 8 लीटर होगा। अब आ रहा है कि टोटल लंग्स जो है कैपेसिटी, ये बातें आ रही हैं। टोटल लंग जो हम लोग का टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है ये ध्यान समझिएगा। तो एक बार में ली गई अधिकतम वायु सांस को टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं, मतलब TLC कहते हैं। तो ये बात देखो मैं आपको बता दूं, देखो जब आर्मी में जाते हैं, आर्मी में टेस्ट होता है उन लोग का, जब क्योंकि वहाँ सांस से तेजी से खींचते हैं वो लोग आगे शीशे पर, सीना जो होता है वो फूल जाता है तेजी के साथ। तो अब सांस जितनी तेजी के साथ भरते हैं, जितना दम लगा के भरते हैं, वही कहलाता है टोटल लेंथ कैपेसिटी, ठीक है, जिसको TLC कहते हैं। तो TLC लगभग में हम कितना ले सकते हैं, 6000 ml ले सकते हैं या 6 लीटर ले सकते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान समझिएगा, टाइल्ड वॉल्यूम जो है TLC का मात्रा जो है 8% भी होता है। ये बातें आप ध्यान से रखिए। यहाँ मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी लिखी है। वयस्क मनुष्य जो होते हैं 1 मिनट में 14 से 18 बार तक सांस ले सकते हैं, और छोटा बच्चा जो होता है 1 मिनट में 25 से 26 बार सांस लेता है। अब बातें आ रही है कि कहीं इतना ज़्यादा, देखो भाई उसका जो सिस्टम है बहुत छोटा है, जल्दी जल्दी सांसें हाली ले लेगा, ठीक है। तो सिस्टम छोटा है इसलिए जल्दी सांस हो जाती है, जल्दी काम हो जाता है। हम लोग का सिस्टम बड़ा इसलिए समय लगता है, ठीक है। ये बातें हो गई, आगे देख लो हम लोग यहाँ बात समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या लिखा है वो ध्यान समझिएगा। जब कभी हम सांस लेते हैं ना तो हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होती है। अब क्या होता है, मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं और सांस लेने के दरमियान क्या होता है, हमारा सांस फूलने तक किसी भी इंसान को बीमारी होती है, दमे की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, कोई भी बीमारी हो जाती है। उसके कारण से हम उसे क्या करते हैं, सांस की मशीन, मतलब उसे हम सांस लगाते हैं जिससे वायु से ले सकें, मतलब यानी कि वेंटिलेटर मशीन जो होता है जिसमें हम कृत्रिम सांस दिया जाता है, उसका उपयोग करते हैं। इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम मिला होता है। ऑक्सीजन जो होता है बहुत भारी मात्रा में होता है, इसलिए वेंटिलेटर में ICU में रखा जाता है। अब देखो ध्यान समझिएगा। तो अभी क्या होता है कि जो भी व्यक्ति ज़्यादा सीरियस हो गया, जब उसे अस्थमा का, तो उसे ICU में रखा जाता है। अब ICU क्या है मैं आपको बता दूं, ICU एक ऐसा जगह है जहां पर हमेशा नर्स और हमेशा डॉक्टर जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं। और देखिएगा अगर जो आप वार्ड में जाएंगे कहीं ना, तो वार्ड में ऐसा नहीं होता है, वार्ड में वहाँ पर डॉक्टर और ये सब चीज़ें उतनी अच्छे से मौजूद नहीं, लेकिन ICU में मौजूद रहता है। ये बात होती है, ठीक है। अब क्या होता है ध्यान समझिएगा, अब जब होता है मान लो कोई भी मनुष्य बीमार हो गया, बीमार होने के दरमियान अगर जो थोड़ी सी भी सांस लेने में प्रॉब्लम ज़्यादा तेजी से हो रही है, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम है उसे सांस लेने में, मतलब थोड़ी मात्रा में अगर जो बीमार हुआ है मनुष्य और थोड़ी मात्रा में सांस ले पा रहा है, तो उसे कुछ ना करेंगे, उसे मास्क आराम से पहना देंगे और धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे वो सांस लेगा। मास्क पहना देंगे, आपको पता है मास्क पहना दिया जाता है। अब क्या होता है, मान लो उससे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, मतलब उसका फेफड़ा ही काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका फेफड़ा काम ही नहीं कर रहा सांस लेने के लिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेंटिलेटर का, यानी कि ICU में जो वेंटिलेटर लगा होता है, वेंटिलेटर मास्क, वो सब चीज़ें उसका यूज करते हैं। अब उसको क्या करते हैं ना, सीधे नाक में ले जा करके, नाक से पाइप ले जा करके सीधे फेफड़े में कंटेक्ट कर देते हैं। फेफड़े के पास नासा द्वार समझ रहे हो, सीधे वहाँ ले जाकर कंटेक्ट कर देंगे, नाक से सीधे वायु देंगे, मतलब वायु जो होता है वो सीधे नाक से जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, ठीक है। तो वायु क्या करते हैं, सीधे नाक में भेज देते हैं। अब वायु जो होता है हमारा नाक में सीधे जा रहा है, सीधे एंटर होता है, जिससे धीरे धीरे करके वो होता है। अब ये बात आती है कि भाई उस वायु को हम कैसे लेते हैं,
देखो उस वायु में ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी मिला होता है। अब बात आ रही हीलियम क्यों मिलाता है यार, ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, हीलियम देखो हम जो वायुमंडल में, जिस वायुमंडल में है ना, तो अकेले हम ये थोड़ी ना कि ऑक्सीजन ही सांस ले लिए, कुछ नहीं, हम बहुत सी गैसें लेते हैं और बहुत सी गैसों का हमें आदत है, तो कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले लेते हैं, जो कि अक्रिय गैस है, जो किसी रिएक्शन भी नहीं करेंगे, ना किसी को कहने जाएंगे कि भैया हमारे पास ये आ रहा है, वो तो कुछ नहीं होगा, इसलिए आराम से हम लोग ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले सकते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ बातें लिखी हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर की, अब देखिएगा ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है। अब क्या होता है, जब हम बहुत ही ऊंचाइयों पे जाते हैं, तेजी के साथ, ऊंचाई मतलब समझ रहे हो, पर्वत पे चढ़ रहे हैं, तो पर्वत पे चढ़ने पर क्या होता है, हमें सिलेंडर तो क्योंकि वायु पे जब तक हम ऊपर बढ़ेंगे तो वायु की मात्रा जो होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो जो पर्वत पे चढ़ने वाले लोग होते हैं अपने साथ वेंटिलेटर जाते हैं, मतलब एक तो बड़ा सा वो लेकर जाएंगे, बैग के रूप में रहता है, वो टांग लेते हैं, ठीक है, वो लेकर जाते हैं, जिसमें क्या पर्वत पे, तो वहाँ उनके उस बैग में भरा क्या होता है, O2 भरा होता है, N2 भरा होता है, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरा होता है। अब देखिए ध्यान से, जब मान लीजिए जब कोई भी गोताखोर जो होता है वो समुद्र में जाता है, तो समुद्र में जब गया तो समुद्र में अपने साथ साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के गैस को लेकर चला जाएगा, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन उसके सिलेंडर में भरा होगा, आराम से सांस लेगा, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगा। भाई नाइट्रोजन क्यों ले रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन अभी मैंने बताया था निःश्वसन अंतःश्वसन में बाहर निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन सांस ले रहा है। अब क्या होता है, जब वो गहरे पानी में जाता है, गहरे पानी में समझ लीजिएगा, जब वो एकदम गहराई में चला जाता है तो उसे मजबूरी है यहाँ पर ले जाना, मतलब वो क्या करेगा, गहरे पानी में जाने के साथ ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी लेगा, हीलियम लेगा, जिससे उसके जो अंदर की मात्रा है वो बैलेंस रहे, ठीक है। तो ये बातें मैंने यहाँ पर लिखी भी दी थी और यहाँ मैंने आपको समझा भी दिया अच्छे तरीके से। तो अभी ये वीडियो समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसका जो PDF का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से जाकर के इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए और अपना प्यार बनाए रहिए, और चैनल अगर जो आपको अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा सब्सक्राइब मत कीजिएगा।